नमस्कार। मैं हूं विपिन कुमार। मैं बैठा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के कैंपस में, हिंदू कॉलेज, जहां पे आवास है प्रोफेसर रतनलाल जी का। रतनलाल जी का नाम अमूमन मुझको लग रहा है पूरे देश में सब लोग जानते हैं। बहुजन चिंतक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। अपने खरे खरे वाक्यांशों से, शब्दों से, भाषणों से जाने जाते हैं और शुद्ध बात, सही बात मुंह पर कहने की क्षमता रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शुक्रिया, चैनल पे। शुक्रिया, थैंक यू। सवालों की शुरुआत सर मैं करता हूं हुँ, कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, हुँ, हिंदू कॉलेज में, और इतिहास पढ़ाते हैं। हुँ, पर वर्तमान सरकार जो है, ये मुगल काल का जो पाठ्यक्रम है हुँ, उसको पाठ्यक्रम से हटाने की बात कर रहे हैं। हुँ। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा शिक्षा पे, समाज पे और राजनीतिक विरासत पर? देखिए, इससे तो एक बात स्पष्ट हो गया ना कि इतिहास में बहुत बड़ा खेल होता है। जी। मैं इसको उलट देता हूँ सवाल को। जी। हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, तो जी। मुझे पता है कि बिना हिस्ट्री के कोई राजनीति नहीं होता है जी। और हिस्ट्री में हर समय बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, तमाम ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं। हुँ। हुँ, हमारा जो दलित पिछड़ा नेतृत्व है, हुँ। उसको इस बात का ज्ञान है कि इतिहास में सत्ता का खेल होता है। हुँ। और जो स्ट्रक्चर है, जो पावर स्ट्रक्चर है, खाली मंत्री बनने से नहीं चलता है। जी। आईसीएचआर है, साहित्य अकेडमी, जो संस्थाएँ होती हैं, जी। है ना? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हुँ। जो संस्थाएँ होती है, इतिहास जो पावर में आता है, अपने हिसाब से इतिहास लिखवाता है। लिखवाता है, स्कूल बदलवाता है। टेक्स्ट बुक क्यों बदलवाता है? ये हम दलित पिछड़े नेताओं से खाली एक बार जाके इंटरव्यू कर लेना, हुँ। तब तुमको इसका जवाब मिलेगा। क्योंकि हमारे लोगों में इस बात की समझ ही नहीं है कि एचआरडी मिनिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी लंगड़ी सरकार बनी है ना, हुँ। आप डेफिनेटली, मैं कह रहा हूँ कि जब आप वीडियो कब डालेंगे पता नहीं, लेकिन अभी शपथ नहीं लिया, आज लेंगे। आज लेंगे। तो तब भी एचआरडी मिनिस्टर रखेगा बीजेपी अपने पास, हुँ। पूरी संभावना है। हुँ। क्यों? पाठ्यक्रम नहीं, अपने हिसाब हमारे से। कोई दलित बैकवर्ड जब मंत्री बनते हैं, हुँ। तो कहते हैं कि हम एचआरडी लेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हुँ। तो इतिहास में वो जो भयानक खेल है सत्ता का, उसके बगैर राजनीति हो नहीं सकती है। हुँ। इसलिए राजनीति और इतिहास का एक ऐसे परस्पर संबंध होता है। हुँ। सर मुगल काल और और राजनीति इसलिए अब को। आ रहा हूँ, हुँ। आरएस ये सरकार जो है, इसके पीछे कौन है? आरएसएस और उसके 100 से ज़्यादा जो है ना संगठन, हुँ। वही है ना इसके पीछे। और आरएसएस का दर्शन क्या है? उसका पहला शत्रु कौन है? सवर्णों के अलावा दलित, आरएसएस ओबीसी। का पहला शत्रु कौन है? वो है मुसलमान। हुँ। तो आपके स्मृतियों से ही पूरे उस मुस्लिम चीज़ को, हुँ। मुगल काल को, सल्तनत काल को हटा देना है। तो जब हटा देंगे तो उसका इतिहास ही गायब कर देंगे ना। हुँ। अब लालू प्रसाद यादव जो भी लड़ाई लड़ रहे हो, हुँ। अगर इनके इतिहास लेखक नहीं होंगे, तो 200 साल फर्ज कीजिए उनका इतिहास कोई वैसा आदमी लिखेगा जो सवर्ण होगा, क्या लिखेगा? जंगल राज। जंगल राज लिखेगा। हुँ। और दूसरा लिख देगा कि लालू यादव सबसे बड़ा चोर था देश का। हुँ। उसके पीछे समीक्षा नहीं करेगा हुँ। कि लालू प्रसाद यादव ने जो एफआईआर करवाया, हुँ। उसी एफआईआर के बल पे वो गिरफ्तार हो गए। खुद ही एफआईआर करवाया, खुद ही गिरफ्तार हो गए। ये समीक्षा नहीं करेगा। हुँ। तो जब आपके इतिहासकार नहीं होंगे, हुँ। जब आपके वकील नहीं होंगे, हुँ। जब आपके सीए नहीं होंगे, हुँ। तो खीरा चोरी के आरोप में आप जेल चले जाओगे। हीरा चोर इंग्लैंड में घूमेगा। हुँ। तो इतिहास में बड़ा बड़ा खेल है, ये समझना है। हुँ। हम लोग जो बात कर रहे थे चुनाव में कि संविधान बदल देगा, तो संविधान बदल के लाएगा क्या? ये नेता लोग नहीं बोल रहा था, हम लोग बोल रहे थे ना। हुँ। नेता लोग को तो सबको खुश रखना है, हम लोग को सबको खुश नहीं रखना है। हुँ। तो संविधान बदलेगा तो क्या लाएगा? ये सवाल नेता लोग से पूछिएगा। तो संविधान बदल के लाएगा मनुस्मृति। हुँ। और मनुस्मृति में क्या है? वर्ण व्यवस्था के अनुसार शासन। हुँ। यही बात है ना। जी। तो इसलिए इतिहास में खेल होता है। हम अपने ऑडियंस को ये समझाने में कामयाब हो गए कि संविधान हटा के मनुस्मृति लाएगा, और उसका रिजल्ट आपको इलेक्शन में दिख गया। पर अगर मुगल पीरियड को हटा दिया जाएगा पाठ्यक्रम से, तो मुगल पीरियड के बहुत सारे स्मारक हैं, उनको कैसे ऐसा बताया है ना, जाएगा? वो जब विदेश पढ़ने जाएगा ना, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में, तो हुँ। यहाँ से जब जाएगा तो बोलेगा कि अनपढ़ लोग आया है, हंसेगा इनके ऊपर से। हुँ। क्या क्या हटाओगे भाई? हुँ।
जरा सा डीएनए टेस्ट भी करवाओ, हम्म, क्या क्या हटाओगे। हम्म, और ग्लोबल वर्ल्ड में जहाँ की इंडिया से ज्यादा लाइब्रेरी हो, ज्यादा किताबें हो सकता है अमेरिका की लाइब्रेरी में रखी हो, हम्म, ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में हो, जर्मनी में हो, हम्म, तो यहाँ से आप सिलेबस से हटा दोगे तो इतिहास थोड़ी मिट जाता है। तो ये जो एंटी मुस्लिम जो उसकी समझ है, इसी वजह से आपने बाबरी मस्जिद देखा, जी, राम तो आस्था का प्रश्न है ना, हम्म, इससे बहस बढ़ा दीजिए। हम्म, तो आस्था पे बहस नहीं करते हैं, तो अयोध्या में क्या हुआ, रामलला लेके आए थे और उनको लोगों ने हरवा दिया उधर, हम्म, और वो भी जनरल सीट पे एक दलित समुदाय के लोग ने, वहाँ के बड़े लल्लू सिंह थे, चले थे संविधान बदलने, हम्म, उन्हीं को सेट कर दिया उधर। हम्म। उसके बाद बड़ी बयानबाजी भी हुई कि कट्टर हिंदू नहीं है, ये अंदर नहीं हिंदू तो क्या नहीं जरूरत है कट्टर हिंदू, तुम कट्टर हो, तुम तो उसके नाम पे तुम बिजनेस चला रहे हो हम्म, कि बाइकआउट करेंगे तो जाना अयोध्या में और टायर पंक्चर हो जाएगा ना, तो कंधे पे उठा के कार लाना अयोध्या के बाहर, तब ठीक करवाना, हम्म, अयोध्या में मत करवाना ठीक। हम्म, तो ये सब इनका धर्म थोड़ी था, राजनीति था ये। हम्म, प्राइम मिनिस्टर उस दिन जब जीत के आए तो उड़ीसा में जय जगन्नाथ बोले, जय श्री राम गायब हो गए, हम्म। जय जगन्नाथ। तो सब लोग अब समझ रहा है कि धर्म नहीं, वो राजनीति कर रहे हैं उसके नाम पे। जी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित एक सवाल और है। जो अस्थायी नियुक्ति चल रही है, इसमें जो 10 सालों से, 12 सालों से, 15 सालों से, 8 सालों से लोग पढ़ा रहे थे, एक 10 मिनट, अब 15 तो मिनट स्टोरी का। ओवर हो गया, तो हम्म, ऐसे ही चल रहा है। हमने कहा ना कि एचआरडी आरएसएस अपने पास रखता है, इसलिए कि उसको एक जनरेशन अगर हिस्टोरियन इंटेलेक्चुअल उसने अपॉइंट कर दिया तो 30 साल तक पढ़ाएगा। हम्म, मेरी बात समझ गए। तो इसलिए अपने विचारधारा के लोगों के आगे ठूस ठूस के भर दिया, बाकी सबको ठेल के निकाल दिया। ये तो पुरानी न्यूज हो गई ना। तो न्यूज नहीं सर, ये इसके पीछे कारण क्या हो कारण वही सकता तो है? बता रहा हूँ ना, आरएसएस माइंडेड को रख दो यहाँ पे कि 30 साल तक आरएसएस का आपको सुई आपके दिमाग में डालते रहेगा, कथा सुनाते रहेगा। यही बात मैं कह रहा हूँ। मेरा गुस्सा किस चीज के लिए है? हम्म, गुस्सा इस बात के लिए है कि जब रोस्टर का आंदोलन आपको याद होगा, जी, जब ये लड़ाई एमएनसी लड़ी सेट जा था। रही थी, तो हमारे दलित पिछड़ा नेताओं को ये पता ही नहीं था कौन सी लड़ाई लड़ी जा रही है। बताओ, मुझे तो कई नेता ने कहा कि आप लोग कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, कि अपने मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हूं, हम्म, तो वहां एक 18 साल का लड़का पूछ रहा है कि वो रोस्टर वाले इशू पे आपने कुछ बोला कि नहीं बोला। हम्म, उन नेताओं को पता था कि जो लड़ाई हम लड़ रहे थे उसमें लाखों प्रोफेसर बनने के, दलित आदिवासी पिछड़े लाखों लोग प्रोफेसर बन सकते थे हम्म, अगर वो लड़ाई नहीं जीती जाती। इसलिए मेरा सवाल दलित पिछड़ा नेताओं से भी होता है। हम्म, ये खाली मंत्री बनना, सरकार बनाने और एमएलए एमपी बनने का सवाल नहीं है। हम्म, सवाल रोजगार का है, सवाल शिक्षा का है। हम्म, वो आंदोलन हम लोग जीते, नेता लोग नहीं चलाए थे, हम ही लोग चलाए थे, हम्म, जीते ना। जी, जी, और उससे कितने हजार लोगों को फायदा हुआ होगा? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मौका हुआ मिला। होगा ना, एससी जी, एसटी ओबीसी फायदा हुआ होगा। हम्म, हम लोग कहीं क्लेम करने को दावा किए, हमारा समाज इस चीज को याद भी नहीं रखता है। नेता तो छोड़ दीजिए, समाजो याद नहीं रखता है। फ्री का उसको मिल जाता है, हम्म, फ्री का मिला ना, हम्म, कोई संघर्ष हुआ? नहीं, संघर्ष तो यूनिवर्सिटीज में, कैंपस में, ज्यादातर सड़कों पर आरक्षण के हुआ। सवाल पे दलितों ने संघर्ष किया ना, उनके हम्म, पास इसके अलावा कुछ था ही नहीं। हम्म। आरक्षण के प्रावधान में कुछ संशोधन की जरूरत लगती है। किस चीज का संशोधन? जैसे जो गरीब हैं या जो अमीर हैं या जो बैकवर्ड हैं, ये तो हर कास्ट में हो नहीं, सकते हैं। ऐसा है ना, हम्म, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं ऑलरेडी, हम्म, है ना। 5 किलो अनाज है, 10 किलो कर दो, हम्म, शिक्षा फ्री कर दो। हम्म, ये आरक्षण जो है ना, एक गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। हम्म, मौका देने का ये प्रोग्राम है। प्रतिनिधित्व का सवाल है। हम्म, इसके पहले तो आपको कास्ट सेंसस करवाइए और आंकड़े लाइए कि कितना मलाई किधर चापे हुए हैं, हम्म, कितना मलाई किधर चापा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने ओबीसी प्रोफेसर हैं, कितने वाइस चांसलर हैं। ये आरएसएस वाला सवाल मत पूछिए। गरीब अमीर है तो ये गरीब इसलिए नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए गरीब है, गरीब इसलिए है कि सरकार के नीतियों की वजह से गरीब है। गरीब ब्राह्मण मंदिर में जा सकता है, पुजारी बन सकता है, और और भारत का राष्ट्रपति जो है मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकता है। मेरी बात समझे? जी, तो ये अगर सवर्ण गरीब है तो ये सामाजिक व्यवस्था की वजह से है कि सरकार की नीतियों की वजह से है? अगर नीतियों की वजह से है तो नीतियों को बदलना चाहिए, हम्म, नहीं। जी, और आप एक तरफ जो है ना लाखों लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ कर दे और उससे नहीं जाके पूछ रहे हो कि गरीबी उन्मूलन कैसे होगा। खाली आरक्षण पे आपको गरीबी याद आ जाती है।
अभी कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हुए दलित? ओबीसी का तो अभी छोड़ दो, अभी तो वो तो अभी मस्त है अभी थोड़ा सा। कितने सेक्रेटरीज हैं? लैटरल एंट्री में प्राइम मिनिस्टर तो ओबीसी हैं, कितने ओबीसी को लेके आए हैं? छोड़ दीजिए, ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। जी। हाँ, तो ये सब आरएसएस तो ऐसे लोगों का सवाल है कि जो आरक्षण को खत्म करना चाहता है। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है, जी। तो जो संविधान विशेषज्ञ लोग संविधान बना के गए उनसे ज्यादा इनको बुद्धि है। तो हम लोग बार बार कह रहे थे ना कि इनको संविधान में आस्था नहीं है। तो ये खत्म करेगा, धीरे धीरे खत्म कर ही रहा है ना जी। इसीलिए कहा कि अब लंगड़ी सरकार आई है, अब थोड़ा कंट्रोल में रहेगी। सवाल वहीं से है कि आप राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं। हाँ, तो ये जो सामाजिक भेदभाव है, हाँ, चाहे आरक्षण को लेकर हो, चाहे प्रतिनिधित्व को लेकर हो, आगे बढ़ने को लेकर हो, हाँ। इंस्टीट्यूशंस में हो, 2024 का जो चुनाव हुआ है, इसमें सरकार फिर से कहीं ना कहीं भाजपा की बन रही है गठबंधन के साथ, चाहे हाँ। अन्य साथियों के साथ। क्या लगता है जो पिछला 10 साल का कार्यकाल था और ये जो फिर 5 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, इसमें कितना परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि 400 का नारा दिया गया था कि 400 पार चाहिए। उनके कई सारे सांसद जो है अलग-अलग तरीके से कह रहे थे कि संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो इस पे जो सामाजिक रूप है समाज का, देश का, उस पे कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार तीसरी बार बनने से? देखिए, पहले कहा ना मोदी की गारंटी, जी। अब भाषण में क्या बोले? एनडीए सरकार। 10 साल से एनडीए नाम सुने थे? नहीं। एनडीए का मीटिंग हुआ था? तो जो गारंटी था अब एनडीए की गारंटी होगी। और ये अंतर्विरोधों से जुड़ी हुई सरकार है। नीतीश कुमार जी के बारे में जान लीजिए, एक ही चीज प्रेडिक्टेबल है कि ही इज अनप्रेडिक्टेबल। गेम चेंजर कहा जा रहा है तो उनको। चाहे जो एक ही चीज प्रेडिक्टेबल है, ही इज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है। तो अब जो अब लंगड़ी सरकार है, तो जो अहंकार था ना, लोगों ने अहंकार पे जो है ना अंकुश लगा दिया। और देखिए हमारा काम क्या है, इलेक्शन खत्म, जो करना था वो किया उस समय, अब फिर ही संघर्ष ही करना है। सरकार इंडिया की भी होती तब भी संघर्ष ही करता। अब क्यों करता है पूछिएगा? करता है कि जो मैनिफेस्टो निकालो लागू करो। नेता लोग मैनिफेस्टो ऐसे लागू नहीं करता है ना, उसके एकदम सर पे चढ़े रहना पड़ता है। लागू करवाते ना, ये फेलोशिप वाला है, ये है, वो है, नौकरी 30 लाख वाला है, तो उसके लिए संघर्ष करते। तो हम लोग चीज बारे में एक चीज परमानेंट है, ऑलवेज स्ट्रगल, संघर्ष ही करना है, उसी में मजा आता। तो संघर्ष से एक सवाल निकलता है, मैं भी डीयू से ही पढ़ा हूँ, आप यहाँ पे प्रोफेसर हैं, यहीं से आपकी पढ़ाई भी हुई। सर, डूटा का आंदोलन लगातार चलता रहता है, कभी कभी 10 दिन, 15 दिन, एक हफ्ते लगातार चलता है। इससे जो कक्षाएं हैं बच्चों की वो बड़ी प्रभावित होती हैं। कभी अभी एक देखो हफ्ते ये तक सवाल क्लास छोड़ नहीं दो चलता यार, है। ये सर, सब आप जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। नहीं आंदोलन क्यों चलता रहता है, पहले उसके वजह में जाओगे ना, क्यों चलता रहता है? और आंदोलन करना क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं है? नहीं। वो बच्चे लोग कंपनसेट भी करते हैं, आपको नहीं पता है? कंपनसेट भी करते हैं। शिक्षक को अगर बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है तो ये सरकार के नियत पर सवाल है। शिक्षक को क्या सुविधा यहाँ पे है? हॉस्टल है, आवास है। कहाँ आवास है? आवास है? आप मेरे घर में बैठे हो, इसका मतलब सारे टीचर को आवास है? नहीं, कुछ लोगों के लिए है, सारे लोगों को तो आवास मिल भी नहीं सकता। नहीं मिल सकता तो आवास का तो सवाल थोड़ा ही है। वो क्यों पहले सवाल उससे डायलॉग करेंगे ना, कि डंडे मारेंगे? नहीं, पहले बात करेंगे। यूनिवर्सिटी में जाके घूम के देखो, हर जगह पुलिस बैरिकेडिंग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। पहले लगता था इसे? नहीं। मैं आपको बता दूं कि धरना लगता था बीसी के ऑफिस पे, अब वाइस चांसलर आके धरना को एड्रेस करते थे। सुना है अभी 10 साल में कभी? नहीं। हाथी पे बीसी घूम रहा है, प्रिंसिपल से नहीं मिल सकता है टीचर, छोटे छोटे पेंसिल या कागज के लिए आपको संघर्ष करना पड़े, शर्म आनी चाहिए इस एजुकेशन पे। और आप क्यों चाहते हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम को, पूरे यूनिवर्सिटी समुदाय को एकदम एक ही विचारधारा में रखने के लिए? आपको ये पता नहीं है कि यहाँ पे जितने लोग सरकार के पॉलिसी के क्रिटिक करते रहे, उसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया? शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स, इस तहत काम चल रहा है। अरे इस यूनिवर्सिटी में 27 साल मुझे हो गए, कांग्रेस की सरकार थी, आप जाके सोशल मीडिया देखिए, कपिल सिब्बल के खिलाफ हम लोग आंदोलन किए, जाके मिले भी, लेकिन ये तो नहीं हुआ कि आपको सस्पेंड कर देगा, आपको प्रमोशन रोक देगा, छुट्टी नहीं देगा, ये सब हुआ था? नहीं। समय पे रूटीन काम में होना है। जी। इस सरकार में क्या हो रहा है?
तो क्यों करना पड़ रहा है, तो उसको डायलॉग करना पड़ेगा ना। ट्रेड यूनियन का काम तो लड़ना है सरकार से। आप समय पे जिसका एरियर नहीं देंगे 2 साल तक, तो उसका इंटरेस्ट कौन देगा? मास्टर को भूख नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। उसके खर्चे नहीं है? बिल्कुल है। पर बड़ा गुस्सा है सर आप में, नहीं, गुस्से का लेकिन जो सवाल नहीं। सच्चाई है हाँ, उन्हीं है पे ना। है जी। एक सवाल थोड़ा सा राजनीतिक है, मीडिया को लेके बड़ा आरोप लगता है कि एक पक्षीय हो गई है। क्या लगता है आपको, ये सच तो है? ये तो शुरू से था, और आजकल तो 10 कुछ साल ज्यादा से पहले ऐसा कुछ? नहीं, पहले भी था ना। पहले भी बाबा साहब अम्बेडकर ने मीडिया पे जो लिखा है, गांधी रानाडे जिन्ना, उनका पूरा लंबा भाषण है, जाके पढ़िए। वो अ, आपस में इंडोर गेम खेलता है। दलित पिछड़ा की आवाज जब बुलंद करनी होगी ना, तो बहुत कम नजर आता है, न्यूज ही दबा देता है। भाई जब एजुकेशन में रिजर्वेशन ओबीसी का आया, मैं तो अर्जुन सिंह से महेश सूरत जी लगातार मिलता था, और जब आया तो एक तो प्रोटेस्ट चला उसके खिलाफ, तो वो तो मीडिया बहुत दिखाया, और उसके पक्ष में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसको देखा आपने? तो भारत में तो मीडिया का जातीय स्वरूप रहा ही है। और अब चूंकि मोदी साहब आए हैं, इसे प्राइम मिनिस्टर है, पहले प्राइम मिनिस्टर सब क्या होते थे, क्रिटिक करने के लिए छोड़ देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, काउंटर क्वेश्चन का जवाब देते थे। मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? नहीं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब हम तुमसे बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि बातचीत है? बातचीत है। तो बातचीत में तो हम तो तुमको बोल देंगे भाई 5 सवाल है, यही पूछना। बिल्कुल हो सकता है। हम तो, हमसे आप सवाल स्पॉन्टेनियस पूछ रहे हैं ना, मैंने तो नहीं कहा कि क्या पूछेंगे। नहीं, सवाल मेरा बनाया हुआ है। फिर और वहां तो जो पहले से 5 सवाल सेट है कि आम कैसे खाना है। आप ओपन में, भाई राहुल गांधी ओपन में कर रहा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने 10 साल में क्यों नहीं किया? जितना हेट्रेड मीडिया फैलाया है, हिंदू मुसलमान फलना, यही सब करता रहा, नहीं पैसा मिलता है ना, तो हम तो उसको फोर्थ पिलर भी नहीं कहते हैं। वो सब अपने मुंह या मिट्ठू के मैं फोर्थ पिलर, हटो इधर, फोर्थ पिलर। सोशल मीडिया ज्यादा प्रभावित रही है सोशल मीडिया से तो कमाल हुआ है। 2 बार तो भारतीय बंद कर दिया सब एक्टिविस्टों ने, 18 में 19 में। अब बिहार से आते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार पिछड़ापन का एक मतलब देश में जितने राज्य हैं लगभग अंतिम पायदान पे आता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? सरकार जो है सामाजिक सरकार, ये तो नेता लोग से पूछिएगा जाके, इसका सवाल वही देंगे, उनकी पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन मेरी ये समझ है, बिहार के लोगों ने यह मान लिया है कि 6ठी शताब्दी से लेकर 4ठी शताब्दी तक हम लोगों ने सब कुछ अचीव कर लिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई बुद्धा आ गए, मौर्य साम्राज्य बना दिए उधर, अब क्या लेना है? पहला इंपीरियल गवर्नमेंट बन गया जी। और ये बता दूं, सीरियसली कह रहा हूं कि बिहार के साथ केंद्र सरकारें हर समय भेदभाव करती रही है। और बिहार एक ऐसा मुल्क है, और भी बिहार एक ऐसा राज्य है कि जो कभी अपनी अस्मिता की लड़ाई नहीं लड़ा, वो बिहारीपन की लड़ाई नहीं लड़ा। जितने लीडर्स हुए ना, तो सब सेंटर के साथ काम करते थे। बिहार का इस्पात उठा के, जब यूनाइटेड बिहार था, सब गुजरात और महाराष्ट्र सब डेवलप हो गया। कभी बिहार को उसका शेयर मिला? नहीं है? नहीं। अभी नीतीश जी सरकार में आएंगे, विशेष दर्जा दिलवाएंगे? इसी बात पे सरकार में गए हैं, है ना। तो ये बात है ना कि बिहार के साथ केंद्र ने भेदभाव किया है, और मोदी जी तो कुछ ज्यादा भी मेहरबान है। वहां से एमपी ले लेते हैं, सरकार बनाते, देते कुछ नहीं। एक सेंट्रल तो पटना यूनिवर्सिटी को अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं कर पाए। और कुछ यूनिवर्सिटी, तो बिहार के विकास के लिए एक सामूहिक समझ बनाना बेहद जरूरी है, और खास तौर से एजुकेशन को लेकर। वही बिहार के लड़के बाहर आते हैं तो सुपर फास्ट हो जाते हैं। 20 साल से तो नीतीश कुमार ही हैं, तो विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज की क्या हाल है? खाली बिल्डिंग बन रहा है, 4 साल 5 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है, पुताई हो रहा है ना जी। कोई मैसिव रिफॉर्म हुआ है? लाइब्रेरी जाके हाल देखिए, लैब की हालत देखिए। तो एजुकेशन को लेके कभी अब बिहार के नेताओं से आप लोगों की मुलाकात हुई? जो थोड़ा सा सुधार हो? कहाँ मिलेगा, हम लोग आम आदमी हैं, वो लोग बड़े बड़े लोग से मिलते हैं। अब कोई बिहार के नेता, एक्चुअली हमारे नेता जो है ना, तो हम लोगों समझते मास्टर बिना किसी काम का नहीं है। उसके पास आरा मशीन का ठेकेदार, बालू का ठेकेदार, रेत का ठेकेदार, शराब का ठेकेदार, बड़ी बड़ी गाड़ी से लगता है ये सही आदमी है। हम जैसे हैं, शराबबंदी होने के बाद भी होम डिलीवरी हो रहा है। तो हम लोग जाएंगे तो हो सकता है पंडित जी लोगों के पास जाएंगे ना, दूसरे पार्टी में,
तो बैठा के तुरंत बुलाया, नमस्ते सर, चाय भी पिलाएगा। हम्म, अपने लोग को लगता है जब मास्टर से क्या है, फालतू का ये सब मास्टरी कर रहा है। हम्म, उसके बाद जाता है शराब माफिया ये सब जाएगा तो उसको देख के अच्छा लगता है कि ये बड़ा आदमी है कुछ। तो हम लोग से कौन सलाह लेने जा रहा है? नहीं, एक समस्या में बिहार में था, चुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, जो 18 साल 20 साल के नए नए लड़के हैं जो स्कूल में हैं, वो गांजा और स्मैक का शिकार हो रहे हैं। बिहार में शराब 10 साल 15 सालों से भाई मैं बंद तो है। दिल्ली में रहता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, न वोट लिया है अभी न चंदा लिया है। जी। तो कुछ सवाल तो वहाँ के लोगों को उठाना चाहिए ना। बिहार में कोई आंदोलन नहीं हुआ अभी, अंतिम आंदोलन अभी रोस्टर वाला युवाओं ने किया था, लेकिन वो तो सवाल उठने चाहिए ना, नेताओं से भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि ऐसा क्यों है। चांदी हो गया कुछ लोगों को, मोटरसाइकिल से चल रहा था अब स्कॉर्पियो में चल रहा है, दारू बेच बेच के। मैं सुधाकर सिंह से मुलाकात हुई थी मेरी, जो बक्सर से जीते हैं, जी। तो मैंने उनसे सवाल उठाया था। उन्होंने ये कहा कि जो विधानसभा है उसके अंदर दारू की बोतलें मिलती हैं। तो उस सवाल तो विधानसभा के सदस्य लोग देंगे ना, या अध्यक्ष देंगे जी। उसका जवाब। अब हम दिल्ली में बैठ के हम क्या बोलेंगे, अध्यक्ष जी के बिहाफ पे हम जवाब दें? नहीं, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और नहीं तो वहां तो 2015 में आप चुनाव जहां भी भी लड़े थे। बैन की जगह डॉक्टर अंबेडकर शराबबंदी के खिलाफ थे, ऑल्दो कि वो शराब नहीं पीते थे। हम्म, ये सब 21वीं सदी में अनरियलिस्टिक पॉलिसीज लाएंगे। हम्म, शराबबंदी की वजह से क्या शराब बिकना रुक गया, डबल ट्रिपल रेट पे मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। ठीक, जी। तो उसको पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है ना। आप उसमें उसी डबल ट्रिपल रेट टैक्स लगा के ऑफिशियल आधिकारिक रूप से बेचवाइए, पैसा आएगा उसको एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए ना, हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए। कहाँ पैसा है? वो तो ब्लैक मनी जा ही रहा है, नेता भी ले रहा होगा, थानेदार भी ले रहा होगा, सब ले रहा होगा उसमें। जो वर्तमान राजनीति है, ये धार्मिक प्रभाव की राजनीति बनती जा रही है। नहीं, इस इलेक्शन में दिखा दिया कि राम जी का चला नहीं। कर्नाटक में बजरंग जी नहीं चले थे और इधर राम जी नहीं चले, तो मोदी जी अब नया ला रहे हैं, है ना, उड़ीसा से इस बार इंपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत देखिए, भारत का इतिहास, इसके मिजाज को समझने की कोशिश कीजिए। ये मल्टी कल्चरल मल्टीलिंगुअल ये रहा है। फूड जो है ना बदल जाता है, 10 कोस पे तो भाषा बदल जाती है। तो आप अशोक के जमाने से लेके अब तक देखिए, अशोक भी पूरे भारत को नहीं कंट्रोल कर पाए, जबकि अफगानिस्तान तक पहुंचे हुए थे। अंग्रेज लोग पूरे भारत को नहीं कंट्रोल कर पाए। कोई अगर शासक हुक्मरान समझता है कि मैं पूरे देश में एकदम एक तरह से चला दूंगा ना, तो यहाँ के पब्लिक ऐसा है उसको धूल में मिला देता है। भाई इस बार तो नेता से ज्यादा जनता चुनाव लड़ रहा था ना। नेता लोग थोड़ा और गंभीरता से लड़ता तो ये तो साफ ही थे। समझ गए जी, तो साफ ही थे। धर्म भी था, एक ही आदमी में जाति भी होता है, धर्म भी होता है। आप हिंदू हैं, आप पिछड़ा भी हैं जी। तो कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी आप डिसाइड करते हैं ना। कभी आप हिंदू बन जाते हैं, कभी आप ओबीसी बन जाते हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी है। कई बार आप जो है हिंदू नाम पे, आपके जात का अगर बीजेपी से खड़ा होगा तो आप उसको वोट दे दीजिएगा हिंदू नाम पर, भले वो आरक्षण खत्म करवा दे। हैं? सही कह रहा हूँ नहीं? आखिरी सवाल है सर, राजनीतिक सवाल है कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव को बिहार की राजनीति में आप किस नजरिए से देखते हैं? कोई नजरिए से नहीं देखते हूँ। आप ये सब सवाल नेता लोग से पूछिए, ज्यादा बेहतर है। पप्पू यादव चुनाव जीत कर आ गए और मुझे लगता है कि अगर पार्टी के थ्रू चुनाव लड़े रहते तो कोसी बेल्ट पे थोड़ा और प्रभाव पड़ता। तो क्या वजह है, नहीं वजह है, तो नेता लोग जाने अंदर क्या बात है रही, हमसे कोई पूछ के थोड़ी बात हो रही कि हम उसका विश्लेषण करें। प्रशांत किशोर हैं भाई, बिहार में क्यों गए हैं, इतने बड़े बड़े उनके पास ऑफर थे, उसको छोड़कर बिहार में अगर हैं तो कुछ पर्पस होगा। अब क्या पर्पस है, मेरे पास कोई आई भी थोड़ी कि मुझे पर्पस पता लग जाएगा। कह रहे हैं बिहार की सूरत बदलनी है। देखिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। आपका अगर बिहार के पिछड़ेपन को उबारने के लिए अगर कोई एक मुख्य पॉइंट हो जिस पे आप सजेशन देना चाहें? पूरा इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, नर्सरी से लेकर पीजी तक, बस उसी में खेल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू समय देने के लिए।